दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जो भी व्यू पर। मेरा नाम विभू। तो आज हम पढ़ाएंगे आपको हिंदी व्याकरण का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक, बिंदु लगाने का तरीका। बिंदु लगाने का तरीके आपके उसमें भी काम आएगा, वर्तनी। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं विषय हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में आज हम पढ़ेंगे बिंदु लगाने का सही तरीका। तो सब बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो, बिंदु लगाने का सही तरीका। आपने देखा होगा, जैसे एक लाइन है, मतलब यह क्या है, सिरोरेखा, रेखा। जैसा हम क्या है कुछ लिखेंगे ना, तो ऊपर क्या होगी इसके सिर पे, सिरोरेखा। और यह जो है, यह लाइन, यह क्या है, खड़ी लाइन, खड़ी पाई। देखो इसका नाम क्या हो, इस लाइन का नाम हो, इस लाइन का नाम हो खड़ी पाई। ठीक है, और इसका नाम हो सिरो रेखा। वैसे तो यह बात पहले बता दी थी कि इसका नाम सिरो रेखा हो, इसका नाम खड़ी पाई। अब देखो क्या है हेडिंग, बिंदु लगाने का सही तरीका। तो बिंदु हम कहाँ कहाँ लगाना, किसी भी अक्षर पे देखा होगा आपने, या तो हम उसके ऊपर बिंदु लगा देंगे, ठीक है, या उसके ऊपर लगा देंगे सिरोरेखा के, सिरोरेखा के ऊपर बिंदु लगा देंगे। या आपने कुछ ऐसे बन देखे होंगे जिसमें जो खड़ी पाई है उसके पहले बिंदु लगा देखा होगा, ठीक है, या खड़ी पाई के बाद लगा देखा होगा, या खड़ी पाई के नीचे लगा देखा होगा। अब इन बिंदु का क्या क्या मतलब होता है वो भी देखते हैं। पहले तो इनके क्या करो, नाम देखो क्या है। जो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है उसका नाम होता है, जो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु होता है लगा हुआ, उसका नाम होता है अनुस्वार। जो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु होगा उसका नाम होगा अनुस्वार। जो खड़ी पाई के पहले होगा बिंदु उसका नाम होगा नुक्ता। जो खड़ी पाई के बाद में होगा उसका नाम होगा पंचमा अक्षर। क्या होगा, पंचमा अक्षर। और जो इसके नीचे होगा लगा हुआ उसका नाम होगा, इसे बहुत नामों से जाना जाएगा, इसका नाम क्या होगा, उत्क्षिप्त। इसका ये अन्य नाम है ताड़न जात। एक और इसका अन्य नाम है द्विगुण, द्विगुण व्यंजन। तो पता चल गया दोस्तों आपको, जो सिरोरेखा के ऊपर बिंदु हो उसका नाम हो अनुस्वार, जो खड़ी पाई के पहले हो उसका नाम हो नुक्ता, जो खड़ी पाई के बाद बिंदु लगा हुआ हो उसका नाम हो पंचमा अक्षर, जो खड़ी पाई के नीचे लगा रहे मतलब हाँ, उसका नाम होगा उत्क्षिप्त या ताड़नजात या द्विगुण व्यंजन। तो आइए देखते हैं इनके उदाहरण।
जैसा आपने या सिरोरेखा या खड़ी पाई, इसके ऊपर ऐसे बिंदु लगा देखा होगा, क्या नाम था इसका? अनुस्वार। क्या नाम था इसका? अनुस्वार। अनुस्वार। अरे जो इसके उदाहरण है, एग्जाम्पल में कैसे देखो, जैसे है ये अंकित। अंकित में जो ऊपर लिखा हुआ है बिंदु, जो क्या है? अनुस्वार। ऐसे ही आप बहुत उदाहरण देख सकते हो और पहचान सकते हो कि अनुस्वार कौन सा होगा। दूसरा, खड़ी पाई। खड़ी पाई सिरोरेखा, इसके ऐसे पहले लगा हुआ देखा होगा आपने, तो इसे क्या कहेंगे? नुक्ता। क्या कहेंगे इसे? नुक्ता। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, देख लो। इसके एग्जाम्पल होंगे, ये अरबी फारसी के शब्दों में लगता है। जब अरबी फारसी के शब्दों में क्या, ख, ग, ज, फ, ऐसे जब अरबी फारसी के शब्दों में लिख लो इसे, अरबी फारसी शब्द, जब हम अरबी फारसी शब्द लिखेंगे और उनमें कहीं क्या या ख या ग या ज या फ का इस्तेमाल हो रहा हो, तो वहां हम क्या के साथ ऐसे नुक्ता, इनकी मतलब सबके साथ क्या, ख, ग, ज, फ, इनके साथ नुक्ता का प्रयोग करेंगे, नहीं तो ये गलत हो जाएंगे। ठीक है, उनकी वर्तनी क्या मानी जाएगी? गलत। और ये जो है, ये 5 वर्ण, इन्हें कहते हैं, अरबी फारसी के शब्द में प्रयोग होता है या अरबी फारसी के शब्द में, या इसे कहते हैं आगत व्यंजन। आगत व्यंजन, आगत शब्द, आगत वर्ण, आगत वर्ण, आगत वर्ण, आगत वर्ण। आगत वर्ण नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये बाहर अरबी फारसी दूसरे विदेशों से आए हुए शब्दों में लगे होते हैं। ये भारत के में निर्माण नहीं हुए इनका है, यानी हिंदी में। अब देखो तीसरा, खड़ी पाई ना, वो क्या? सिरोरेखा। खड़ी पाई, अब आपने देखा हो इसके पीछे लगा हुआ है यहाँ, तो ये जो इसके बाद यानी पीछे लगता है, ये बाद, ये जो क्या है इसके बाद लगता है, इसका नाम होता है पंचमा अक्षर। क्या नाम होता है इसका? पंचमा अक्षर। तो पंचमा अक्षर आपने देखा होगा कहाँ लगा है, जैसे आप हिंदी वर्णमाला में क्या है ऐसे लिखते हैं ना, और वो जो ऐसा होगा लिखा हुआ ऐसा, जिसका नाम है अंगा, तो ये अंगा में लगता है। इसका उदाहरण क्या है? एग्जाम्पल, अंगा। जहां इस अंगा का इस्तेमाल होगा ये वहां लगेगा। ठीक है। चौथा, खड़ी पाई के नीचे, तो इसका नाम होता है, बताया था आपको, इसका नाम बहुत सारे उत्क्षिप्त, ताड़नजात, या द्विगुण व्यंजन।
इसके उदाहरण आपने देखे होंगे बहुत सारे, जैसे किसमें लगा देखा होगा आपने, सड़क, ऐसे ही बहुत उदाहरण हो सकते हैं। वो अभी सिखाएंगे हम कहाँ ये लगा हो सकता है कहाँ नहीं, बस इसमें यही बहुत इम्पोर्टेंट है ये वाला। तो इसे शुरू करते हैं, कहाँ कहाँ लगा होता है या कहाँ कहाँ नहीं होता। क्योंकि सड़क आपने देखा होगा ऐसे भी लिखा जा सकता, ऐसे लिख दिया और ऐसे लिख दिया, तो कौन सा सही होगा इसमें, ऊपरला सड़क या नीचेला सड़क लिखा हुआ, या रोड ऐसे लिख दिया या रोड ऐसे लिख दिया, तो ऊपरला सही होगा रोड या नीचेला। तो यही वजह सीखने के लिए हम इसे मिटाते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। तो ये जो नीचे पॉइंट लगता है ना, यानी जैसे उत्क्षिप्त कहते हैं, तो उत्क्षिप्त तो मतलब इसके 5 नियम याद कर लो। कितने? 5 नियम। जहां पर उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो 5 नियम जहां पर उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सारी जगह। ठीक है, 5 नियम जहां पर उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा, बाकी सारी जगह आप प्रयोग कर सको। तो 5 नियम में कौन कौन से, तो देखते हैं। पहला, जब भी अंग्रेजी शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अंग्रेजी शब्द जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल, जैसे अंग्रेजी शब्द क्या है, बोर्ड। बोर्ड के नीचे हम देखो, बोर्ड के नीचे हम ऐसे नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर ऐसा लगा दिया तो क्या माना जाएगा, वो गलत। सही तरीका क्या है लिखने का इसे, बोर्ड। ठीक है, और देखा होगा आपने रोड, ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, कुछ किताबों में ऐसे भी लिखा देखा होगा। ठीक है, चलो बिंदी वाले इधर देखते। तो ये भी इंग्लिश का शब्द है रोड, और ये भी इंग्लिश का शब्द है रोड। तो इसमें क्या होगा, जिसमें बिंदी लगी होगी वो वाला क्या होगा, गलत। क्योंकि अभी लिखा हुआ देखो ऊपर, अंग्रेजी शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होता। ठीक है, उत्क्षिप्त मतलब जिसमें ये बिंदी नीचे लगी है। तो ये भी रोड, रोड मतलब वो ROAD, वो वाला रोड, सड़क, जिसका हिंदी अर्थ होता है सड़क या मार्ग। तो ये भी गलत, ये भी गलत। तो मतलब जो अंग्रेजी के शब्द होंगे ना, जैसे और
और ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। तो अब देखेंगे हम दूसरा, जहाँ हाँ एक तो अंग्रेजी शब्द बता दिए, अंग्रेजी शब्दों में लगानी होगा तो सही कौन सा होगा, ये वाला और ये वाला। अब ऐसे ही देखेंगे हम, यदि यदि उत्क्षिप्त का प्रयोग शुरुआत में नहीं होगा। शुरुआत में मतलब प्रयोग शब्द की, यहाँ लिख लो शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। ये हाँ यदि उचित, ये छोड़ो। उत्क्षिप्त का प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल देखो, क्या है इसका एग्जाम्पल, जैसे डमरू, डमरू, ढक्कन। देखो अब उचित, ये क्या होगा, डे पहला आएगा ना। तो अब अगर हमने इसके नीचे, ये देखो दूसरा डे में रू, अगर हमने यहाँ इसके नीचे बिंदी लगा दी तो ये क्या माना जाएगा, गलत। सही वाला कौन सा, पहले वाला। देखो यहाँ लिखा हुआ उत्क्षिप्त का प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। ये एक शब्द है तो इसकी शुरुआत में अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा ना, ऐसा बिंदी वाला, तो ये भी क्या माना जाएगा, गलत। सही वाला कौन सा होगा, ऐसा डमरू। और ढक्कन, ये वाला अगर ऐसा लिखा हुआ आ रहा ना ढक्कन, ऐसा बिंदी वाला, तो ये भी गलत ही माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि शब्द की शुरुआत में कभी उत्क्षिप्त हो नहीं सकती। ठीक है, देख एक बात हो, जो उत्क्षिप्त हो ना, डे, ये दो अक्षरों में लगे हुए होंगे बस, ऐसे ऐसे देखे होंगे आपने। देखो ये तो है डे और डे, ये होंगे उत्क्षिप्त वाले डे और डे। ठीक है, ये वाले, तो ये सब, ये वर्ण अलग है और ये वर्ण अलग। कभी ना दोनों को एक ही समझो जाओ, जब भी गलती होगी नहीं। जब हम हिंदी वर्णमाला लिखते हैं तो पहले इसका स्थान आता है, उसके बाद इसका स्थान, फिर पहले इसका स्थान और उसके बाद इसका स्थान आता है। ठीक है, तो ये अपने आप में एक वर्ण है, यो भी अपने आप में एक वर्ण, और यो भी अपने आप में एक वर्ण, यो भी अपने आप में एक वर्ण। ये चार वर्ण लिखे हुए। कभी आप सोचो कि एक ही वर्ण है बस उत्क्षिप्त ही तो लग रहा है नीचे, है ऐसी बात नहीं है, ये अलग अलग वर्ण है दोनों। ठीक है, तो पूरी हिंदी वर्णमाला में अगर देखा जाए तो दो, एक, दो, ये क्या होंगे, इन दोनों का नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या है इनका नाम, उत्क्षिप्त व्यंजन। और ये क्या है, ये है स्पर्शी व्यंजन। ये वो क्या है, स्पर्शी व्यंजन। अब देखेंगे हम, पहला नियम तो होगा ये, अंग्रेजी शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। दूसरा, उत्क्षिप्त का प्रयोग शब्द की शुरुआत में नहीं होगा। तो पता चल रहा, यानी
ऐसा कभी नहीं ढक्कन लिखा जाने का, ना डमरू ऐसे लिखा जाने का, क्योंकि पहला ये के आगे ना उत्क्षिप्त आ गया, और उत्क्षिप्त कभी पहले आ नहीं सकते। ये भले ही आ जाए पहले, ये दोनों यहाँ आ सकते, देखो आ भी रहे। ठीक है, अब देखेंगे हम तीसरा। तीसरा तीसरा नियम कौन सा? तीसरा नियम उपसर्ग शब्दों में, उपसर्ग शब्दों में उत्क्षिप्त विकसित का प्रयोग नहीं होगा। उपसर्ग शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। उदाहरण, उदाहरण जैसे एक शब्द है निडर, देखो अब ये वाला निडर सही है या ये वाला सही है, या ये गलत है या ये गलत है। अब देखो कैसे पता चलेगा, हमने ऊपर लिख दिया उपसर्ग शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा, यानी जिन शब्दों में उपसर्ग लगा हो उन शब्दों में हम उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखो नीटर कैसे बनाओगे, नी धन डर नीटर। अब नीटर क्या है इसमें, यह उपसर्ग क्या है, उपसर्ग, और ये क्या है, मूल शब्द इसका, यानी कि मूल शब्द। तो उपसर्ग लगा हुआ ना, अब बताओ, जब हमें पता चल गया इसमें उपसर्ग लग रहा, तो क्या इसमें उत्क्षिप्त होगा या वैसे ही लिया होगा बिना उत्क्षिप्त वाला? बताओ जरा, ये वाला सही है ये वाला? तो उपसर्ग मूल शब्द के साथ उपसर्ग लग रहा ना, यानी मेन फोकस उपसर्ग का, तो उपसर्ग लग रहा ना, तो क्या होगा, उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ बिंदी नहीं आने की, और इसमें बिंदी आ रही, तो ये क्या मानना जाएगा, गलत, और ये क्या मानना जाएगा, सही। ठीक है, अब देखेंगे चौथा नियम, यानी फोर्थ नियम। ऐसे ही आप बहुत सारे देख सको जिनमें उपसर्ग लगा हो और बीच में ऐसा हो रहा हो अपनी को। अब देखेंगे चौथा नियम। चौथा नियम क्या होगा, इंग्लिश होगी उपसर्ग द्वित्व व्यंजनों, द्वित्व शब्दों में उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं हुआ। तो द्वित्व व्यंजन कौन से हो, देखो द्वित्व, पहले देख लो द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन हो, जैसे हम क्या लिखेंगे, अपने देश की राजधानी जिसका नाम क्या है, दिल्ली। ठीक है, अब देखो ये क्या है, जब दो शब्द
ना, सॉरी 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 सॉरी, जब दो वर्ण एक जैसे हों, एक आधा हो और एक पूरा, मतलब एक अर्ध रूप हो उसका और एक पूर्ण रूप हो एक ही वर्ण का, और दोनों क्या हो, साथ साथ हो किसी भी शब्द में, जैसे दिल्ली एक शब्द है, ठीक। और यदि उसमें कहीं क्षिप्त लगा लगा हुआ है, सॉरी इसमें इसमें दिल्ली में नहीं, दिल्ली में तो बस आप ऐसा सीख सको, जैसे इन दोनों इसमें भी लिया इसमें भी लिया है, ठीक है। यानी दोनों एक ही जैसे शब्द है, एक ही वर्ण है, बस एक आधा एक छोटा पूर्ण रूप लिखा हुआ, एक अर्ध एक का पूर्ण रूप लिखा हुआ है, दोनों एक जैसे हों तो वे हों द्वित्व शब्द। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे द्वित्व शब्द। यदि आपको छांटने को आ जाए पेपर में कि द्वित्व शब्द छांटिए, तो जिसमें दो एक जैसे होंगे ना और एक आधा होगा एक पूरा रूप उसका, तो उसे क्या माना जाएगा, द्वित्व शब्द माना जाएगा उसे। तो अभी हम तो गलत समझा दिया थोड़ा सा आपको, द्वित्व शब्दों में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। हम अपनी इस लाइन पे आते हैं जो भी फोर्थ थी, द्वित्व शब्दों में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। तो द्वित्व शब्द कैसे, टी डे डी, टी डी। तो दोस्तों ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा आपने, या ऐसे भी लिखा हुआ देखा होगा, टी डे डी, देखा होगा ना, टी डी ऐसे भी लिखा हुआ और ऐसे भी। तो अब हम क्या करेंगे, अगर ऐसा शब्द आ जाए, यानी टी डे ऐसा, अब बताओ ये वाला शब्द सही है या ये वाला शब्द सही है, बताओ। तो ऊपर देखो क्या लिखा है, द्वित्व शब्दों में उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा। द्वित्व व्यंजन मतलब जब दो वर्ण एक जैसे मिल जाए किसी शब्द में, और वो भी साथ साथ, और वो भी पहले छोटा मिला और उसके बाद बड़ा, ठीक है, पहला छोटा मिला उसके बाद बड़ा मिला, यानी बड़ा का मतलब एक अर्ध रूप मिला और एक पूर्ण रूप मिला, तो हाँ क्या होता है, द्वित्व, उसे द्वित्व शब्द कहते हैं। अब इसमें क्या होगा, इसमें हम क्या करेंगे, उच्छिष्ट का प्रयोग नहीं होगा, मतलब ऐसा नहीं लगने का बिंदी नीचे, अगर बिंदी लगा हुआ होगा तो उसे गलत माना जाएगा, ठीक है, क्या माना जाएगा उसे गलत, और दूसरे वाले को सही माना जाएगा जिसमें नहीं लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और उदाहरण देख सकते हो आप, जैसे एक और शब्द देख लो, हड्डी, या ऐसा हड्डी, अब बताओ हड्डी ये वाला सही है या ये वाला। यदि आपको समझ में आ रहा हो ये चीज, तो आप इन दोनों में से कौन सा सही है वो हमें क्या करो, कमेंट में बताइए, ठीक है। इसका आंसर कहाँ देना आपको, कमेंट में। अब देखेंगे हम पांचवा नियम, चार नियम हो गए हमारे, अब होगा पांचवा नियम। पांचवा नियम, तो इसमें है डे है, डेट है, डेट है के पहले या बाद यदि
अनुस्वार आए तब ड या ठ के पहले या बाद में यदि अनुस्वार आए तब उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो क्या बताया हमने, ड या ठ के पहले या बाद यदि अनुस्वार आए तब उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। अब देखो इसके कोई एग्जाम्पल कैसे है इसका, जैसे आडम्बर, आडम्बर ये वाला सही है या आडम्बर ये वाला सही है? बताओ ये वाला सही है या ये वाला? अभी देखो आपको बताया गया ड या ठ के पहले या बाद यदि अनुस्वार आए तो मतलब तब उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। तो ड आ रहा ना, और ड के देखियो ये जो अनुस्वार है ये ड के पहले आया, बोल के देखो पहला आया बाद में आ ड में बर, या आ डैन अंगी बिंदी या फिर बैर आडम्बर, यानी कि ड के बाद आया। तो हमने क्या कहा था इसके पहला आ जाए या बाद में आ जाए, यानी ये जो ड लिखा हुआ ना इसके बाद इसकी आवाज आवे या इसके पहले आवे, तो हम क्या करेंगे उत्क्षिप्त का प्रयोग नहीं होगा। उत्क्षिप्त मतलब ये वाला नहीं आने का, बिंदी वाला, ऐसे वाला सही होगा। तो ये क्या माना जाएगा गलत और ये माना जाएगा सही। तो ये 5 नियम थे बिंदु लगाने का सही तरीका बताने के लिए। ये 5 नियम आप लगा के देखो। ये नियम वे हैं जहां उत्क्षिप्त नहीं आएगा, उस जगह हम ये 5 नियम देखेंगे किसी भी शब्द पर जहां ये फिट बैठ के वो, तो आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो शेयर कर दियो, लाइक कर लियो और सब्सक्राइब कर दियो इस चैनल को। इसे भी आप थोड़ा आगे बढ़ाओ चैनल को। और हम हाँ एक बात और, हमारे चैनल का नाम है योग विद विभू। ठीक है, माई चैनल। तो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार।